रबी फसलों को भी उगाया जा सकता है। अब जो दो लोग परिवार के जो दो लोग डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की श्रेणी में थे, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट की श्रेणी में थे, वो वहां पे आसानी से लंबी अवधि तक रोजगार प्राप्त कर सकते हैं और उनका जो उत्पादन का स्तर है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से उनको भी जो है रोजगार आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। इसके अतिरिक्त क्या होगा, यदि सरकार जो है वहां पे बैंकिंग फैसिलिटी का डेवलपमेंट कर दे। बैंकिंग फैसिलिटी के डेवलपमेंट करने से क्या होगा कि वहां पे कुछ और लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि बैंक की ब्रांच उस क्षेत्र में खुलेगी, जिसकी वजह से वहां पे कुछ और लोगों को रोजगार मिलेगा। और क्या होगा, यदि उस भूमि पर उत्पादन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो वहां पे स्टोरेज फैसिलिटी का डेवलपमेंट होगा। क्यों होगा स्टोरेज फैसिलिटी का डेवलपमेंट? क्योंकि सरप्लस जो प्रोडक्शन होगा, जो तेजी से खराब होने वाली चीजें होंगी, जैसे टमाटर हुआ, सब्जियां हुआ इत्यादि, तो उनको कोल्ड स्टोरेज में रखने की जरूरत होगी। इसके अतिरिक्त वहां पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी का डेवलपमेंट होगा। यदि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रॉपरली डेवलप हो जाएगी तो आसानी से वहां के किसान क्या करेंगे, वहां के किसान अपने अनाजों को आसानी से जो है बाजारों तक पहुंचा सकेंगे, जिससे उनको अच्छी कीमत मिल सकेगी और उनके आर्थिक स्तर में सुधार होगा। यदि सरकार निवेश करती है और उस गांव के सड़कों का विकास कर देती है, प्रॉपर डेवलपमेंट कर देती है, रोड्स की प्रॉपर डेवलपमेंट कर देती है, तो वहां पे उस गांव से जो है मार्केट की कनेक्टिविटी डेवलप हो जाएगी और वहां पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी डेवलप हो जाएगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी डेवलप हो जाएगी और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी डेवलप हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और बहुत सारे लोगों के आर्थिक जीवन में सुधार होगा, उनकी इनकम में सुधार होगा। इसके अतिरिक्त सरकार और क्या प्रयास कर सकती है, उस विशेष क्षेत्र में कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर या अन्य चीजों की उपलब्धता के आधार पर फैक्ट्री की स्थापना को प्रोत्साहित कर सकती है। फैक्ट्री की स्थापना को प्रोत्साहित करने से उसका क्या प्रभाव होगा कि उस क्षेत्र में जो लोग कुछ पढ़े लिखे होंगे या जिनको जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में कार्य न मिल पा रहा होगा, वह फैक्ट्रियों में काम करना शुरू कर देंगे, जिससे उनके अतिरिक्त आय के स्रोत का अवसर मिल जाएगा और वो जो है प्राइमरी सेक्टर से सीधे सेकेंडरी सेक्टर में जंप कर जाएंगे, टर्सरी सेक्टर में जंप कर जाएंगे। निश्चित रूप से सरकार और विभिन्न प्राइवेट व्यक्तियों के प्रयासों के बदौलत हम क्या कर सकते हैं, हम विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर सृजित कर सकते हैं, हम विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसरों का विकास कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम अगले सेक्शन के अंतर्गत समझने की कोशिश करेंगे कि अगले सेक्शन के अंतर्गत इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अन्य किन प्रकारों से जो है डिवाइड किया जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज पहले के सेक्शन के अंतर्गत हमने देखा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड टर्सरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंतर्गत डिवाइड किया गया। लेकिन अब हम एक दूसरा वर्गीकरण देखते हैं, एक दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं, जिसके अंतर्गत इकोनॉमिक एक्टिविटीज को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, यानी कि संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र। इस सेक्शन के अंतर्गत हम समझने की कोशिश करेंगे कि संगठित क्षेत्र क्या होता है, असंगठित क्षेत्र क्या होता है और संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र से किस रूप में भिन्न है। इसके लिए भी जो है दो एग्जाम्पल हमारी बुक में दिए गए हैं। पहला कांता का एग्जाम्पल है और दूसरा कमल का एग्जाम्पल है। कांता एक सरकारी गवर्नमेंट ऑफिस में कार्य करती है। वह 8 बजे ऑफिस जाती है और 5:30 पर ऑफिस से वापस आ जाती है। ज्वाइनिंग के समय उसको प्रॉपर ज्वाइनिंग लेटर दिया गया था और उसको प्रॉपरली जो है टर्म्स एंड कंडीशंस बताए गए थे। कांता को हर संडे के दिन पेड लीव मिलता है, पेड हॉलिडे मिलता है।
इसके अतिरिक्त उसको प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी मिलती है, और इसके अतिरिक्त उसको जो है मेडिकल अलाउंस मिलता है, यानी चिकित्सा सुविधा मिलती है, चिकित्सा भत्ता मिलता है, और उसको जो है सरकारी विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। वह एक रजिस्टर्ड एम्प्लॉई है और उसको जो है विभिन्न सुविधाओं का लाभ प्राप्त होता है। वहीं कमल की क्या स्थिति है? कमल कांता का पड़ोसी है और वह एक दुकान में काम करता है। उसकी नियुक्ति के लिए कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया था, उसकी सेवा के संबंध में कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं बताए गए हैं। वह नियमित रूप से 7 बजे दुकान पे पहुंच जाता है और 8 बजे दुकान से वापस आता है। इसके अतिरिक्त उसको जो है उसको अतिरिक्त कभी कभी कार्य भी करने होते हैं, जिसके लिए उसे कोई पैसा नहीं दिया जाता है, कोई अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जाता है। इसके अतिरिक्त उसको जो है विभिन्न प्रकार की प्रताड़नाओं को भी झेलना पड़ता है, और उसको न मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, ना ही प्रोविडेंट फंड फैसिलिटी मिलती है, और ना ही पेंशन फैसिलिटी मिलती है। जबकि कांता को रिटायरमेंट के बाद पेंशन फैसिलिटी का आश्वासन दिया गया है। इन दोनों एग्जाम्पल के आधार पे हम समझते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है। कांता के केस में यह जो है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का एग्जाम्पल है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऐसा क्षेत्र होता है जो नियमों और कानूनों के अधीन होता है, जिसके अंतर्गत सारी सुविधाएं नियमों कानूनों के अधीन दी जाती हैं। इसके अंतर्गत जो है प्रोविडेंट फंड फैसिलिटी की सुविधा दी जाती है, मेडिकल फैसिलिटी की सुविधा दी जाती है, रेगुलर सैलरी की फैसिलिटी की सुविधा दी जाती है, और इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के एक्ट लागू होते हैं, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट लागू होता है, पेंशन एक्ट लागू होता है, और विभिन्न प्रकार के कानून लागू होते हैं। और यह जो है रजिस्टर्ड एम्प्लॉइज के केस में लागू होता है। जबकि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है नियमों कानूनों के अधीन नहीं होता है। इस पे हालांकि बेसिकली यह नियमों के अधीन तो होता है, लेकिन एम्प्लॉइज के केस में यह जो है नियमों के अधीन नहीं होता है। यहां जो है कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर कार्य करते हैं, जिनके लिए जो है रोजगार का कोई आश्वासन नहीं होता है, जो रोजगार की कोई, कहने का तात्पर्य है कि उनके एम्प्लॉयमेंट की कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। उनको जो है कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर के रूप में कार्य करना होता है, उनको जब चाहे जो है बाहर कर दिया जाता है, उनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती है। इसके केस में मिनिमम वेजेस एक्ट का एक्ट लागू नहीं होता है, और अन्य विभिन्न प्रकार के एक्ट लागू नहीं होते हैं। यह तो वर्गीकरण हुआ जो है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का। अगला जो वर्गीकरण है वह प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का है। अगला जो सेक्शन है जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के क्लासिफिकेशन का, वह है कि जो है इसका वर्गीकरण प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत और पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत किया गया है। इस सेक्शन के अंतर्गत हम समझने की कोशिश करेंगे कि पब्लिक सेक्टर क्या होता है और प्राइवेट सेक्टर क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, पब्लिक सेक्टर एक गवर्नमेंट सेक्टर होता है। इसके अंतर्गत जो है ऐसी फर्म की स्थापना की जाती है, ऐसी कंपनियों की स्थापना की जाती है जिस पर सरकार का स्वामित्व होता है, जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 51% या उससे अधिक होती है। पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत जो गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होती है 51% या उससे अधिक होती है। इसमें टोटल स्वामित्व, टोटल मैनेजमेंट सरकार का होता है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सरकार लोक कल्याण के उद्देश्य से कार्य करती है। सरकार पूर्णतया प्रॉफिट के उद्देश्य से कार्य नहीं करती है। इसलिए इसके अंतर्गत ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस रखे जाते हैं जो केवल और केवल लाभ के लिए नहीं होते हैं, वरन लोक कल्याण के लिए भी होते हैं। सरकार बहुत सारे फैक्ट्रीज को, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को इसलिए चलाती है ताकि लोगों को जीविका मिलती रहे, भले ही उसमें सरकार को नुकसान उठाना पड़ता है।